लिखिए बच्चे, देखिए सामने। चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चे, ये अकाउंटिंग जो प्रोसेस होती है, जिसमें आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं और उनको कम्युनिकेट करते हैं। समराइज करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि परफॉर्मेंस और पोजीशन को बताते हैं, जो कि एक बिजनेस के परफॉर्मेंस और पोजीशन को बताते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि एक बिजनेस प्रॉफिटेबल कंडीशन में है या नहीं, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। सेकंड, पोजीशन, उस बिजनेस में असेट्स और लायबिलिटीज की पोजीशन को भी हमें मालूम पड़ता है, हम जान पाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग प्रोसेस का। कोई अपन प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस से कुछ ना कुछ तैयार होता है, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है और इससे तो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है, उसका नाम होता है बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे बच्चे। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट? मेंशन its types and objectives. एंड ऑब्जेक्टिव्स, मेंशन करना है बच्चे टाइप्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स। और साथ में आप बताएंगे हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स। यूजर्स मीन्स उपयोगकर्ता, जो उपयोग करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनके लिए उपयोगी होते हैं, जिनको यूज करके वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, उनको अपन बोलते हैं यूजर्स, उपयोगकर्ता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग बताना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप बताने हैं, ऑब्जेक्टिव बताना है और यूजर्स को बताना है। लिखेंगे आंसर बच्चे। मीनिंग, सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है उसको जानेंगे समझेंगे। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड a summary of the account
of a business enterprise. एक बिजनेस एंटरप्राइजेस की जो भी अकाउंट्स हैं उनकी समरी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी है बच्चे एक एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स include two statements फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इंक्लूड करते हैं टू स्टेटमेंट्स को। देखिए फर्स्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट। बच्चे ये हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं एक बिजनेस एंटरप्राइजेस का प्रॉफिट और लॉस। टू नो प्रॉफिट और लॉस, टू नो प्रॉफिट और लॉस। ओके, सेकंड लिखिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्योंकि हम जानना चाहते हैं अपने बिजनेस की असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्लोजिंग डेट पर। क्लोजिंग डेट पर हमारे बिजनेस एंटरप्राइजेस की असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या है, इसको जानने के लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। लिखेंगे टू नो वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन द क्लोजिंग डेट of an accounting period। of an accounting period। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में यानी कि क्लोजिंग डेट पर हम बिजनेस की असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को जानते हैं, जान पाते हैं किसके बेसिस पर, बैलेंस शीट की। आपने देखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग और टाइप्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं एक बिजनेस एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स की समरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइप्स में दो टाइप होते हैं। फर्स्ट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस तो हमें बताता है प्रॉफिट और लॉस। सेकंड बैलेंस शीट क्योंकि हमको बताता है बच्चे बिजनेस में असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, क्लोजिंग डेट पर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
एक ही बात है, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूजेज। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यूजेज मीन्स उपयोगिता क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, यूटिलिटी क्या है। लिखेंगे फर्स्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन to provide information about economic sources and obligations of a business, of a business। बच्चे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं हमको इंफॉर्मेशन जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, यानी कि असेट्स। असेट्स को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो हमको इकोनॉमिक बेनिफिट कराती है। और ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है लाइबिलिटीज। एक बिजनेस की असेट्स और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड लिखेंगे, सेकंड लिखिए बच्चे, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बच्चे एक बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को भी हम जांच पाते हैं या रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाते हैं अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, थर्ड लिखेंगे बच्चे, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। अबाउट कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब होता है एक बिजनेस एंटरप्राइजेज में अकाउंटिंग पीरियड में कैश कहाँ से आया और कहाँ उसका उपयोग किया गया, कहाँ से वो आया कैश और कहाँ उसका उपयोग हुआ, ये भी हमको इंफॉर्मेशन मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट लिखिए, टू जज इफेक्टिव इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चे हम मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को भी जांच पाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको परफॉर्मेंस और पोजीशन बताते हैं, जिससे हम जांच पाते हैं मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस को, यानी कि मैनेजमेंट कितनी रुचि इंटरेस्ट से काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चे यूजर्स जिनको हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो लिखिए हेडिंग इंटरनल यूजर्स।
इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में हम शामिल करते हैं बच्चे मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड ऑनर। मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज एंड ऑनर, इनको शामिल किया जाता है बच्चे इंटरनल यूजर्स में। इनको शामिल करते हैं आप इंटरनल यूजर्स में, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज और ऑनर। देखिए बच्चे, एक्सटर्नल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, बैंक, बैंक, सप्लायर, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड पब्लिक। ये हैं बच्चे एक्सटर्नल यूजर्स। ओके, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। एंड नेट प्रॉफिट। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। फर्स्ट हेडिंग लिखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बच्चे एक होती है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस में एक होती है नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, जैसे कि हम कपड़े का व्यापार करते हैं तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी क्या होगी, कपड़ा खरीद के लाना कम कीमत पे और ज़्यादा कीमत पर बेचना, उससे जो प्रॉफिट होगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यस, जैसे हम कोचिंग क्लासेस चलाते हैं तो आपको सर्विस देना, उसके बदले में आपसे फीस लेना, ये हमारी क्या है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। इससे जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है,
जो प्रॉफिट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से होता है उसको अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट which is earned through the normal activities of business, normal activities of the business. Okay? It can be certain by deducting all operating expenses from the gross profit. बच्चे जो टोटल प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, उसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो हमारे सामने जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर्टेन कैसे करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके। जो बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे हैं, ओके, जैसे कि पिछली बार आप लोगों को क्लास से इनएक्टिव कर दिया गया था, तुम लोग आने लगे थे तो हमने जोड़ दिया था, अब कोर्स कंप्लीट होने को है, रेगुलर नहीं आ रहे हो, अब इनएक्टिव कर दिया जाएगा तो फिर एक्टिव भी नहीं किया जाएगा, ना वीडियो देख पाओगे। आज से वीडियो तुमको प्रॉपर फिर रिकॉर्डेड मिलेंगे बैच में, ओके। जैसे पहले मिलते थे, बीच के थोड़े डिस्टर्ब हो गए हैं, 2 चैप्टर की डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है। दिवाली के बाद दो दो चैप्टर किए गए, उनके वीडियोस आधे अधूरे हैं, लेकिन आज से आपको परफेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? जो रेगुलर नहीं आ रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा। कोर्स कंप्लीट होने को है, सेकंड लास्ट चैप्टर चल रहा है, इसके बाद एक और चैप्टर है, फिर आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, टेस्ट होंगे, रिवीजन करा दिया जाएगा। उन चैप्टर्स का रिवीजन कराया जाएगा जो चैप्टर 12th के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इसके लिए महत्वपूर्ण है 12th के लिए, क्योंकि 12th में यदि तुम्हें कुछ अच्छा करना है, अच्छे से समझना है अकाउंट्स को, तो वो चैप्टर तुम्हें 11th के बहुत अच्छे से आने चाहिए। जैसे कि जनरल हुआ, लेजर हुआ, कैशबुक हुआ, बैंक रिकन्सिलेशन हुआ, डेप्रिसिएशन हुआ, इन चैप्टर्स के रिवीजन कराए जाएंगे, ओके। जनरल का रिवीजन तो अभी हो सकता है कल की क्लास में, वो मॉर्निंग में यूट्यूब पर, ठीक है। कुछ टेक्निकल एरर आ रही है जिसके कारण से नहीं हो पाया था कल, लेकिन सारी चीज़ें सही हो रही हैं। तो तुम्हारी क्या सिस्टम रहेगा? मैंने तुमको पहले ही बताया था, 3 दिन क्लास लगेगी यूट्यूब पर, सबके लिए होगी, वो फ्री होगी। बस जो अपने बच्चे हैं जो ऑफलाइन आते हैं उनके लिए बस ये सुविधा रहेगी कि वो डेली भी क्लास ले पाएंगे। दूसरी बात, वो संडे को टेस्ट भी दे पाएंगे। संडे को टेस्ट दोगे, टेस्ट देने से ही तुम्हारा परफॉर्मेंस निखर के आएगा। टेस्ट नहीं दोगे, कुछ नहीं सीख पाओगे, ठीक है। नीचे लिखे भी हुए हैं नियम, टेस्ट जरूरी होता है, भले ही 0 नंबर को ना, ओके।
नेक्स्ट लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट तुमने 11th में जितना पढ़ा है एमपी बोर्ड में, इतना तो पूरे मध्य प्रदेश में भी 11th में नहीं पढ़ा होगा किसी ने। जो रेगुलर आ रहे हैं उनसे बात कर रहे हैं, जो रेगुलर नहीं आते उनके पास आधे अधूरे नोट्स होंगे, चाहे होंगे भी नहीं। ग्रॉस प्रॉफिट बच्चे, सेल्स मीन समझते हो? सेल्स का मतलब होता है बिक्री। जैसे कि एक कपड़े का व्यापारी है, वो कम कीमत पे कपड़े खरीद के लाता है और ज़्यादा कीमत पर बेचता है, तो जो डिफरेंस होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जरूरी थोड़ी है कि जितना कपड़ा खरीद के लाया सारा बेच दिया उसने, कुछ बच गया उसके पास, बच गया उसको हटा दो, जो बेच दिया उसकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ओके। इट इज द एक्सेस ऑफ नेट सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। It is the excess of net sales over cost of goods sold. It is the profit added by the owner to sell the goods customer excess of cost of goods sold over net sales is called gross loss. बच्चे, जब सेल की वैल्यू ज़्यादा होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा हो सेल वैल्यू से तो ग्रॉस लॉस होता है। यानी आप कोई चीज़ 10,000 रुपये की खरीद के लाए, उसको 8,000 में बेच रहे हैं तो क्या होगा? लॉस होगा। आप कोई चीज़ 10,000 की लेके आ रहे हैं और आप उसको बेच रहे हैं 12,000 की तो क्या होगा? प्रॉफिट। तो जब सेल करते हैं ज़्यादा पर कॉस्ट से तो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। जब सेल करते हैं कॉस्ट से कम पर तो उससे क्या होता है? ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट है बच्चे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बच्चे, बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब वो होता है जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके। तो जब ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों को माइनस कर देते हैं तो क्या आता है? नेट प्रॉफिट। जब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह के टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दिए जाते हैं तब आपके सामने जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। लिखेंगे बच्चे, नेट प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट
which is earned after deducting all operating as well as non-operating expenses from the gross profit. ओके, तो आपने क्या सीखा आज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, टाइप, ऑब्जेक्टिव, यूजेस, यूजर्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।